हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं एम के पाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा 5वां अध्याय चल रहा है यात्रियों के नजरिए। आज हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर के जो टॉपिक हमने लिए हैं यहाँ पर, फ्रांसीसी बर्नियर का जीवन परिचय, उसके बारे में बताएंगे। फिर हम बताएंगे आपको कि फ्रांसिस बर्नियर ने भारत में किस प्रकार की भू व्यवस्था को देखा, यहाँ पर भू स्वामित्व के बारे में उसने क्या बताया, यहाँ पर यह बताया जाएगा। और लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षा हेतु आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। आप किसी भी तरह की कोई सी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं, जिसमें वनडे हो या कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में जितने भी जी के जनरल स्टडी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतिहास संबंधी, उन क्वेश्चन को भी हम साथ साथ यहाँ पर कवर करते हुए चल रहे हैं। वन लाइन क्वेश्चन होंगे यहाँ पर ये, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में मिलेंगे। ये छात्रों, प्रारंभ करते हैं फ्रांसवा बर्नियर का जीवन परिचय। सबसे पहले देखते हैं फ्रांसवा बर्नियर का जीवन परिचय। इसको आप प्रारंभ करने से पहले एक अपने पास नोटबुक कल रख लीजिए और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप नोट करते हुए चलिए। इससे आपके एक अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे और जितने भी विद्यार्थी हैं परीक्षा में बैठेंगे वो भी इसी तरह से आप उसको नोट करते हुए चलते रह जाएं। बर्नियर का जीवन परिचय। बर्नियर का जन्म फ्रांस के जोई नामक स्थान पर हुआ था और इनका जो जन्म हुआ था 1620 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने प्रारंभ में, यानी कि इन्होंने जो डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त की थी, ये एक चिकित्सक थे, व्यवसाय से एक चिकित्सक थे और इनकी इच्छा भारत की यात्रा करने की थी। फ्रांसिस बर्नियर था जो, फ्रांसिस बर्नियर की इच्छा भारत की यात्रा करने की थी और इसलिए ये 1658 में भारत की यात्रा पर आए। तो कब आए? 1658 में। ये जितनी भी डेट्स होती हैं इन सबको आप नोट करते हुए चलिए। तो फ्रांसीसी बर्नियर का जन्म कहाँ पर हुआ? फ्रांस के जोई नामक स्थान पर हुआ 1620 में और इन्होंने डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त की थी। एक चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। इनकी इच्छा थी कि मैं भारत की यात्रा करूं, तो भारत की यात्रा पर आए और 1658 में ये भारत की यात्रा पर आए। यह लगभग भारत में 10 वर्ष तक रहे। फ्रांसिस बर्नियर तो जो लगभग भारत में 10 वर्ष तक रहे और जिस समय भारत में आए, जिस समय भारत में आए उस समय यहाँ पर मुगल सम्राट शाहजहां का शासन था। शाहजहां का शासन था और मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। दारा शिकोह थे, उस समय बीमार थे, तो उनके चिकित्सक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। तो दारा शिकोह किसका पुत्र था? शाहजहां का पुत्र था। ये भी आप सब नोट करते चलिए। उसने जब बर्नियर भारत में आया तो उसने कई शहरों की यात्रा की, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण शहरों के बारे में यहाँ बताया जाएगा कि सूरत, अहमदाबाद, आगरा, दिल्ली और स्टेट के हिसाब से कहते हैं पंजाब, कश्मीर और फिर मछलीपट्टनम, गोलकुंडा, बंगाल आदि स्थानों की इन्होंने यात्रा की। और देखिए यहाँ पर एक बार फिर बताते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी घटना, इन्होंने राजनीतिक घटनाओं का वर्णन किया, व्यक्तियों के बारे में बताया, राजदरबार के दांव पेचों के बारे में बताया, शहरों के बारे में बताया, जो परंपराएं थी यहाँ की, जो उस समय उस दौरान जितनी परंपराएं यहाँ पर थी उन परंपराओं का वर्णन भी करते हैं, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन भी करते हैं। इन सभी चीजों का इन्होंने वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया। अब बात आती है कि महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, या अनेक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि फ्रांसीसी बर्नियर का यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है और कौन सी पुस्तक में उसका वर्णन किया गया है। तो ये देखिए, या जो फ्रांसीसी बर्नियर है उनका यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। फ्रांसीसी बर्नियर की जो पुस्तक है उसको ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के नाम से जाना जाता है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रांसीसी बर्नियर का यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम भी आपका यही होगा, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथ के अंदर जो भी जितनी भी जानकारी मिलती है वो सब आलोचनात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत मिलती है। अंतर्दृष्टि का, यानी कि बर्नियर ने जितना भी अध्ययन इसमें किया है वो सब आलोचनात्मक दृष्टिकोण से किया है और प्रत्येक विषय पर गहन चिंतन यहाँ पर उन्होंने किया है। हम देखते हैं कि जो बर्नियर के द्वारा जो वर्णन किया गया उसमें तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर मिलता है। ये प्रत्येक चीज को, जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, जैसे कि हम अनेक टॉपिक्स के बारे में बात कर चुके हैं, जैसे राजनीति की बात कर चुके हैं, आर्थिक की बात कर चुके हैं, समाज की बात करते हैं,
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी चीजों को इसने यूरोप के साथ में तुलनात्मक अध्ययन किया है। इसने जो भी भारत की स्थिति देखी है उसका वर्णन इसने यूरोप के साथ किया है और यह भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाता था, यानी कि उसका जैसे कि जस्ट एकदम उसका अपोजिट यहाँ पर दिखाता था, उल्टा दिखाने का इसने कार्य किया है। इसने जैसे बताया कि यहाँ की जो राज्य व्यवस्था थी तो उस राज्य व्यवस्था को भी यूरोप के बिल्कुल अपोजिट बताया है। इसने कहा कि यहाँ के राजा अच्छे नहीं हैं। यहाँ की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था को भी इसने अच्छी नहीं बताया। यहाँ की जो लोग थे, समाज को भी इसने अच्छा नहीं बताया, कहा कि एकदम यूरोप के उल्टे थे। तो इस प्रकार से इसने जो अपने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक जो पुस्तक है इसमें जो वर्णन किया है वो यूरोप के साथ में तुलनात्मक अध्ययन किया है। तुलनात्मक अध्ययन करने के साथ साथ इसने जो भी वर्णन किया है वो तुलनात्मक अध्ययन किया है। तुलनात्मक अध्ययन करने के साथ साथ भारत को एक निम्न कोटि का देश दिखाया है। अब इसका अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, फ्रांसिस बर्नियर की जो बात करते हैं हम, हमारे सिलेबस में भी है यहाँ पर कि फ्रांसिस बर्नियर के द्वारा भू स्वामित्व के ऊपर किस प्रकार का क्वेश्चन था, उसका क्या प्रश्न था, उसने क्या यहाँ पर देखा। फ्रांसिस बर्नियर ने भारत में भूस्वामित्व को लेकर क्या विचार दिए अपनी पुस्तक में, यहाँ पर हम वर्णन करेंगे। तो भूस्वामित्व का प्रश्न पर उसने बोला, बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नता में से एक भारत में निजी स्वामित्व का अभाव था। देखिए यहाँ पर, क्योंकि हर चीज में क्या करता है कि यूरोप के साथ में तुलनात्मक अध्ययन करता है। आप कोई भी टॉपिक लेंगे तो सभी टॉपिकों में यहाँ पर बर्नियर यूरोप के साथ में तुलनात्मक अध्ययन करता है। तो भूस्वामित्व के बारे में कहता है कि यह भी यूरोप के बीच और भारत के बीच में एक मूल भिन्नता यहाँ पर दिखाई देती है कि भारत में निजी स्वामित्व का अभाव था, यानी कि यहाँ पर कोई भी भूमि का निजी स्वामी नहीं था, किसी की भी व्यक्तिगत भूमि नहीं थी। किसी से मतलब जो किसान थे, जो भूमि पर खेती करते थे, उससे मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पर कहा गया कि निजी स्वामित्व का अभाव था, यानी कि जो किसान थे, जो खेती करते थे जमीन पर, उनकी खुद की अपनी भूमि नहीं होती थी। बर्नियर का निजी स्वामित्व में विश्वास था। बर्नियर ये मानता था कि निजी स्वामित्व होना चाहिए, वह उसका पक्षधर था, और क्योंकि यूरोप में भी इसी प्रकार की व्यवस्था थी। उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य और उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना है। उसने कहा कि जितनी भी जो, जैसे कि भारत में यहाँ पर जो भूमि है, भूमि के ऊपर जो स्वामित्व का जो अधिकार है वो राज्य का है। राज्य से मतलब राजा का है, सम्राट का है, जो राजा होता था उसका होता था। तो यह है निवासियों के लिए, यानी कि जो वहाँ पर रहने वाली जो जनता है और राजा दोनों के लिए यह व्यवस्था हानिकारक होती है। फिर उसने बाद में यहाँ पर उसके कारण भी बताए हैं क्यों हानिकारक है। यहाँ पर इसने बताया कि किस प्रकार से क्यों निजी स्वामित्व का अभाव देश और लोगों के लिए हानिकारक है। उसे यह लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, जो उसे अपने अमीरों को बांटता था। तो बर्नियर को लगा कि भाई जितने भी यहाँ पर जो राजा हैं, जो सम्राट हैं, वो भूमि को अपने अमीरों में बांट देते थे। जो उनके अमीर होते थे अपने अमीरों में भूमि को बांट देते थे और उसके द्वारा पूरी भूमि पर नियंत्रण रखते थे। और जो किसान होते थे, जो भूमि पर खेती करते थे, उनका अपना स्वामित्व अधिकार नहीं होता था। इसके अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए अनर्थकारी परिणाम होते थे। जो ये निजी स्वामित्व का अभाव था, इससे अर्थव्यवस्था और समाज के लिए, दोनों के लिए ही अनर्थकारी परिणाम होते थे, अच्छे परिणाम इसके नहीं होते थे। बर्नियर राजकीय भूस्वामित्व को सही क्यों नहीं मानता था, उसके निम्न कारण है। देखिए कारण बताता है, भूधारक अपने बच्चे को भूमि नहीं दे सकते थे। पहला कारण क्या है कि जो भूधारक है, जो भूमि पर खेती करते हैं, वो अपनी जमीन को अपने बच्चों को नहीं दे सकते थे, यानी कि अपने बाद उनकी जो जमीन थी वो बच्चों को नहीं दी जाती थी। जिसको सम्राट चाहता था, राजा जिसको देना चाहता था, वो जमीन उसको दे सकता था। इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे।
यानी कि जो किसान थे, जो खेती करते थे, वो भूमि का उत्पादन, भूमि में फसल उत्पादन को बढ़ाना नहीं चाहते थे, उसकी उर्वरता पर ध्यान नहीं देते, उसके रखरखाव पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उनको यह पता था कि यह ज़मीन उनकी स्थायी नहीं है, यह ज़मीन कभी भी उनसे ली जा सकती है और दूसरे व्यक्तियों को दी जा सकती है। इसलिए जो भूमि धारक होते थे, जो किसान खेती करते थे, वो कभी भी इस प्रकार का प्रयास नहीं करते थे जिससे कि फसल का अधिक उत्पादन हो, यानी कि ऐसे कोई संसाधन ही नहीं जुटाते थे, ऐसे कोई प्रयास ही नहीं करते थे वो। इससे भूधारकों के वर्ग को उदय को रोका गया और साथ ही यहाँ पर जो भूधारक होते थे, जो भूमि पर फसल उत्पादन करते थे, तो ऐसे वर्ग को रोका गया जो भूमि के रखरखाव और उसकी बेहतरी के लिए अच्छे कार्य कर सकते थे, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए आगे नहीं बढ़ता था, क्योंकि भूमि पर निजी स्वामित्व का अधिकार नहीं था। भूमि को पूरे राज्य की भूमि माना जाता था, राजा की भूमि माना जाता था, जो भी शासक होता था उसकी भूमि मानी जाती थी। इसलिए वो कोई इस तरह का प्रयास नहीं करते थे ताकि जमीन की उर्वरता या उस पर अच्छी फसल हो सके। अब इसके चलते क्या होता था, अनेक जैसे कि परिणाम की बात हो रही है यहाँ पर, इसके चलते कृषि का समान रूप से विनाश होता चला गया, किसानों की असीम उत्पीड़न होता चला गया। किसानों का उत्पीड़न भी होता था, क्योंकि जो राजा होते थे, जो अमीर होते थे, बड़े बड़े जो जमींदार होते थे, वो क्या करते थे, किसानों का उत्पीड़न करते थे। समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में लगातार पतन की स्थिति उत्पन्न होती चली गई। समाज में लगातार पतन की स्थिति उत्पन्न होती चली गई, सिवाय शासक वर्ग के। एक शासक वर्ग तो ठीक था, बाकी समाज में जितने भी अन्य जो वर्ग थे, उन सभी का यहाँ पर शोषण होता हुआ दिखाई देता है। बर्नियर बताता है कि अमीर तथा शक्तिशाली शासक वर्ग दरिद्र और गरीब लोगों पर शासन करते थे। यानी कि यहाँ पर जो शासन करने वाला वर्ग कौन है, अमीर है, और शक्तिशाली जो शासक है वह दरिद्र और गरीब लोगों पर शासन करते, यानी कि जो खेती करते थे, तो उन लोगों पर शासन करते थे जो गरीब लोग थे। बर्नियर बताता है कि भारत में मध्यस्थ की स्थिति नहीं थी, यानी मध्यम वर्ग यहाँ पर नहीं था, मध्य की स्थिति के लोग यहाँ पर नहीं रहते थे, या तो गरीब लोग रहते थे या फिर कोई मतलब जो शासक होता था, जिन लोगों के हाथ में सत्ता होती थी, जिन लोगों के हाथ में शक्ति होती थी, अमीर लोग होते थे बहुत ज्यादा, वही लोग यहाँ पर सत्ता के भागीदारी होते थे, सिर्फ वो होते थे। यानी कि या तो शासक वर्ग होता था या फिर वो बिल्कुल निचले तबके का वर्ग होता था जो खेती करता था, जो उत्पादन करके इनको राजाओं को देता था, एक वर्ग होता था। मध्यम वर्ग यहाँ पर नहीं था। शोषक और शोषित वर्ग, दो ही वर्ग यहाँ पर होते थे। बर्नियर बताता है कि इसने शहर और नगर, ये वहां पर बात बता रहा ना, मतलब स्थिति क्या हुई, क्या क्या प्रभाव पड़े जो निजी स्वामित्व के अभाव के कारण, कि क्या क्या यहाँ पर स्थिति कैसी थी। तो बर्नियर बताता है कि इसने शहर और जो नगर थे वो बहुत खराब थे। यहाँ की जो शहर और नगर खराब हवा से दूषित थे, खराब हवा से दूषित थे, यानी कि यहाँ शहरों को भी सही तरीके से रख रखाव के कार्य नहीं होते थे, उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। जो यहाँ के लोग होते थे उनके खेत झाड़ीदार होते थे, खेतों की बात करते, भूमि की बात करते, तो जो खेत होते थे वो भी झाड़ीदार होते थे, दलदल से भरे हुए होते थे। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय यह है कि खेतों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, उनकी उर्वरता को नहीं बढ़ाया जाता था, खेतों की साफ सफाई अच्छी तरह से नहीं की जाती थी, जंगल होते थे, जंगली जमीनें ज़्यादा होती थी, झाड़ियाँ ज़्यादा होती थी, फैली हुई होती थी, दलदल भूमि होती थी, उस पर ज़्यादा पैदावार करने की कोशिश भी लोग नहीं करते थे। तो इसका एकमात्र कारण यही था कि जमीन पर राजकीय भूस्वामित्व था, जो जमीन थी उस पर, पूरी जमीन पर किसका नियंत्रण होता था, राजकीय नियंत्रण होता था। इसलिए व्यक्तिगत रूप से उस जमीन पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता था जिससे कि उस पर ज़्यादा उपज बढ़ सके। तो बर्नियर बताता है, फिर आगे बात करते हैं। बर्नियर बताता है कि आश्चर्य की बात यह है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज में यह नहीं बताता कि राज्य ही भूमि का एकमात्र स्वामी था, यानी कि लिखित रूप में कहीं पर भी इस प्रकार का साक्ष्य नहीं मिलता। जो जितने भी यहाँ पर जो भू राजस्व संबंधी जो दस्तावेज प्राप्त होते हैं, उन दस्तावेजों में कहीं पर भी इस प्रकार की जानकारी नहीं मिलती कि भूमि पर
जो भूमि का स्वामी था वो राजा होता था। उदाहरण के लिए यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे कि 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल, तो अकबर के समय का जो सरकारी इतिहासकार है वो अबुल फजल था। तो उसने भी अनेक राजस्व संबंधी यहाँ पर बातें बताई हैं। तो वह बात बताता है कि अबुल फजल भूमि राजस्व को राजस्व पारिश्रमिक बताता है, राजस्व को राजस्व पारिश्रमिक बताता है, यानी कि जो वह उगाही करते हैं या जो पैसा लेते हैं वो राजस्व पारिश्रमिक है, जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की गई मांग प्रतीत होती है। ऐसा बर्नियर को लगा कि राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले वह राशि ली जाती है, न कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान, ना कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान लिया जाता है। ऐसा कहीं पर वह उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि हम देखेंगे जब नेक्स्ट अगले चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया है कि जो भूमि की उपज के आधार पर अलग अलग तरह से कर का निर्धारण किया गया है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बर्नियर के द्वारा कैसा देखा गया और कैसा महसूस किया गया, हम बर्नियर के वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर भू राजस्व प्रणाली नहीं थी, तो भू राजस्व प्रणाली थी, लेकिन बर्नियर के द्वारा कैसा यहाँ पर वर्णन किया गया उसका हम उल्लेख कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसा संभव है कि यूरोपीय यात्री, यानी कि जो बर्नियर था, यूरोपीय यात्री ऐसे मांगों को लगान मानते थे। जो पारिश्रमिक राशि ली जा रही थी वो उसको क्या मानते थे, लगान मानते थे, क्योंकि भूमि राजस्व की मांग अक्सर बहुत अधिक होती थी, लेकिन असल में न तो वह लगान था और न ही भूमि कर था, बल्कि वह उपज पर लगने वाला एक कर था। जैसे कि हमने आपको बताया क्या होता है, यहाँ पर क्या लिया जाता है, उपज पर लगने वाला कर होता है। जैसे कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे आगे कि भूमि का वर्गीकरण किया गया है भूमि की उपज के आधार पर। जो भूमि की उपज है, जो उसकी उर्वरता है, उर्वरता के आधार पर यहाँ पर लगान लगाया जाता था। तो इस प्रकार से वर्णन किया गया। फिर यहाँ पर अनेक और दूसरे भी इतिहासकार हुए हैं, उनके द्वारा भी इस बात पर चर्चा की गई है कि भारत में, मध्यकालीन जो भारत था, भारत में भू स्वामित्व का जो अधिकार होता था, जो उसमें राज्य के पास ही होते थे, भूमि का स्वामी राज्य ही होता था। और यहाँ पर इस कारण ही दो वर्ग होते थे, एक शोषक वर्ग होता था और एक शोषित वर्ग होता था। तो यानी कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता होती थी, शक्ति होती थी, जो शासक वर्ग होते थे, वो तो सत्ता करते थे, और दूसरे वर्ग जो होते थे, गरीब और किसान होते थे, जो सिर्फ खेती करते थे और राजस्व को देते थे, यानी कि जो भी पैदावार होती थी उसका हिस्सा वो राजा को देते थे। दो ही वर्ग यहाँ पर होते थे, मध्यम वर्ग यहाँ पर नहीं है। तो बर्नियर ने भी इस प्रकार का वर्णन किया है, और कई बार तो ऐसा भी लिखा है कि जो गरीब और भूखे लोग हैं उनके शासक होते थे। तो इस तरह से उसने आलोचना की है, और यहाँ तक कि उसने यूरोप को भी एक चेतावनी दी है कि यदि हम भी इस प्रकार का कार्य करेंगे तो हमारी स्थिति भी दयनीय हो जाएगी। यूरोपीय शासक के बारे में भी लिखता है वो कि यदि यूरोपीय शासक भारतीय राज्य व्यवस्था का अनुसरण करेंगे तो यूरोप की स्थिति भी ऐसी हो जाएगी। और वह बताता है कि यूरोप के बारे में कि यूरोप के जो खेत हैं वो अच्छे हैं, वहाँ पे खेती अच्छी होती है, वहाँ पर पैदावार अच्छी होती है। यूरोप के शहर अच्छे हैं, वहाँ के जो शहर हैं, नगर हैं, वो बहुत अच्छी तरह से फल रहे, फूल रहे और संपन्न हो रहे हैं, विकास कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का वर्णन करता है। लेकिन यदि वह भारत की जैसी स्थिति का अनुसरण करेंगे, यानी कि निजी स्वामित्व का अभाव करेंगे, तो एक दिन यूरोप की स्थिति भी ऐसी हो सकती है। ऐसा वर्णन उन्होंने किया है। अब आगे देखते हैं हम, यहाँ पर हमने जो इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो कि आगामी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन जितने भी हैं इनके जो आंसर हैं सिर्फ आपके माध्यमिक परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, जो आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उसमें भी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ऐसे विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण उत्तर आपको मिल जाएंगे। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हम प्रारंभ करते हैं, फ्रांसिस बर्नियर का जन्म कब हुआ? तो फ्रांसिस बर्नियर का जन्म 1620 ईस्वी में हुआ। 1620 ईस्वी में हुआ। फ्रांसिस बर्नियर का जन्म कहाँ पर हुआ? तो फ्रांसिस बर्नियर का जन्म फ्रांस से हुआ, और फ्रांस के जोई नामक स्थान पर हुआ।
फ्रांस के जोई नामक स्थान पर हुआ। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी बर्नियर भारत कब आया? तो फ्रांसीसी बर्नियर भारत 1658 ईस्वी में आया। फ्रांसीसी बर्नियर भारत में 1658 ईस्वी में भारत आया। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जितने भी हैं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप पिछले पेपर उठा करके देख लीजिए, उन सब में ये कहीं ना कहीं पूछे गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी बर्नियर भारत में कितने वर्ष रहा? फ्रांसीसी बर्नियर भारत में 10 वर्ष रहा। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी बर्नियर जब भारत आया तो उस समय भारत पर किसका शासन था? तो तब उस समय शाहजहां का शासन था। भारत पर शाहजहां का, मुगल शासक शाहजहां का शासन था। और इस समय यहाँ पर शाहजहां के जो पुत्र हैं, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर यहाँ पर गृह युद्ध की हो रहा था, और उस गृह युद्ध का भी बर्नियर ने आंखों देखा वर्णन किया है। फ्रांसीसी बर्नियर का यात्रा वृत्तांत किस पुस्तक में मिलता है? फ्रांसीसी बर्नियर का यात्रा वृत्तांत किस पुस्तक में मिलता है? तो इनकी पुस्तक का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। फ्रांसीसी बर्नियर का जो पुस्तक है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी इतिहास संबंधी, जर्नल स्टडी से संबंधित या जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो फ्रांसीसी बर्नियर का यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के नाम से जाना जाता है। आगे फ्रांसीसी बर्नियर किस व्यवसाय से संबंधित है? तो फ्रांसीसी बर्नियर एक चिकित्सक थे। फ्रांसीसी बर्नियर एक चिकित्सक थे और इन्होंने यहाँ पर जो उस समय जो शासक थे शाहजहां का पुत्र था दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में भी इन्होंने कार्य यहाँ पर किया है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हो चुके हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हैं, और हमारी माध्यमिक परीक्षा हेतु जो हमारा टॉपिक था वो भी पूरा हो चुका है। आज हमने किया है बर्नियर का परिचय के बारे में बात करिए, बर्नियर कहाँ का निवासी था और किस व्यवसाय से संबंधित कब ये आया। दूसरा हमने हमारा टॉपिक था कि बर्नियर का भू स्वामित्व को लेकर किस प्रकार का प्रश्न था, उसने भारतीय भू स्वामित्व के बारे में कैसा वर्णन किया है उसके बारे में हमने यहाँ पर बताया। और लास्ट में हमने प्रतियोगी परीक्षा हेतु पूछे गए या पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का वर्णन हमने यहाँ पर किया है। तो प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, बेल वाला जो बटन है उसको भी आप दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो आपको मिलती जाएंगी। प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।